Hello guys, welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. I am Shubham Kadam and I cleared SBI PO 2020. I have few questions which are frequently asked by our aspirants. So I will try to give answers one by one. So first question is, what are different types of banks exam? बैंक्स एग्जाम के डिफरेंट टाइप्स मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनके अलग एग्जाम्स कॉन्ट रेजिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये आते हैं और अलग से एक रेगुलेटरी बॉडीज का होता है जिसमें आरबीआई ग्रेड बी नाबार्ड से भी ये आते हैं। इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट उसके बाद इकोनॉमिक्स ये होते हैं। उसके बाद इसमें इंग्लिश भी होता है। ये एग्जाम्स आते हैं तो हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर इसकी भी एग्जाम आती है लेकिन उसमें एटमोस्ट की कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश यही आते हैं सब्जेक्ट। और इंश्योरेंस का एक सब्जेक्ट आ जाता है एलआईसी वगैरह के एग्जाम्स में। बस दो तीन टाइप के एग्जाम समझ सकते हैं हम। एक पब्लिक सेक्टर वाला, एक इंश्योरेंस और एक रेगुलेटरी बॉडीज वाला। तीन टाइप के एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेरियस बैंक एग्जाम? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा है, एक इंश्योरेंस सेक्टर के अलग एग्जाम होते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के, नाबार्ड ये रेगुलेटरी बॉडीज के अलग होते हैं और पब्लिक सेक्टर अलग होते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है मतलब फर्स्ट पेज तो सेम ही होता है रेगुलेटरी बॉडीज का भी देखे तो उसमें कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश सेम होता है। उसके बाद इंश्योरेंस में एक टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट अलग आ जाता है इंश्योरेंस का। रेगुलेटरी में फाइनेंस मैनेजमेंट थोड़ा अलग आ जाता है। लेकिन अगर कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश ये बेसिक बना ले हम तो फर्स्ट पेज तो क्लियर हो ही जाएगी रेगुलेटरी की भी तो इंश्योरेंस सेक्टर की भी। मैक्सिमम इंश्योरेंस सेक्टर के भी मेंस में भी यही आता है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टफेस्ट एग्जाम इन बैंकिंग सेक्टर? दो टाइप के टफ एग्जाम समझो। एक अगर पब्लिक सेक्टर का हुआ तो एसबीआई पीओ इसका टफेस्ट एग्जाम। और उसके बाद अगर रेगुलेटरी का करें तो आरबीआई ग्रेड बी ऑब्वियसली द ग्रेट टफेस्ट एग्जाम। मतलब उसकी सेकंड पेज जो रहती है फाइनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, इसका थोड़ा वास्टली पढ़ना पड़ता है। मतलब 2001 2002 से इतना पढ़ना पड़ता है तो थोड़ी टफ जाती है। लेकिन ठीक है, थोड़ा अगर टाइम हो अपने पास और थोड़ा अच्छे से पढ़े हम सोर्सेस अच्छी यूज करें तो वो भी टफ नहीं है। उसके बाद हाउ कैन वन डेवलप ए कॉमन स्टडी प्लान फॉर ऑल दोज एग्जाम्स? मतलब देखो मैक्सिमम एग्जाम्स में कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश तो कॉमन होती है। तो क्या करो, पहले से प्री की प्रिपरेशन शुरू कर दो। जैसे ही थोड़ी बहुत प्री के कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए मेंस में जंप कर दो। मेंस के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो गए कि उसके बाद प्री पास में आई तो मॉक्स देना शुरू कर दो। एक बार आपने मॉक्स देना शुरू कर दिया कि वो ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स कवर कर लेते हैं मॉक्स में कि कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश ये तो कवर हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस भी कवर हो जाता है। और जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनका सेपरेट ही करना पड़ता है। उनका ऐसे नहीं कर सकते हम कि साथ में कर लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस साथ में नहीं पढ़ सकते हम। अगर वो पढ़ते बैठ गए तो कॉन्ट रीजनिंग रह जाएगा अपना। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल प्रिपरेशन टाइप रिक्वायर्ड? मुझे लगता है कि 3 महीने में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2-3 महीने थोड़ा प्रैक्टिस बूस्टअप करने में लग जाएगा तो 6 महीने सफिशियंट है कि इसमें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, हाउ मच टाइम शुड आई इन्वेस्ट डेली ऑन स्टडीज? ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी पर। मतलब मेरा दोस्त था तो 3-4 घंटे में सब कवर कर लेता था। और मैं था कि मतलब 13-14 आवर्स मुझे प्रिपरेशन के लिए लगते थे। मेरे पास टाइम था तो मैं कर लेता था। तो ये डिपेंड करता है मेंटल एबिलिटी पर आपकी। अगर मतलब आप अबव एवरेज हो तो ठीक है 4-5 घंटे में हो जाता है। अगर आप बिलो एवरेज या फिर एवरेज स्टूडेंट हो तो नॉर्मली 10 आवर्स 11 आवर्स दे सकते हैं आप। अगर वर्किंग हो तो सुबह 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे हो जाता है ठीक है प्रिपरेशन। उसके बाद सेवन क्वेश्चन, शुड आई गिव इक्वल वेटेज टू ऑल सेक्शन? स्टार्टिंग में दे दो इक्वल वेटेज, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ये सेक्शन में इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं मेरे, ये पीक है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। मतलब 30 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, मतलब 10-12 आ रहे हैं तो बूस्टअप करना ही पड़ेगा, ये तो पिक नहीं है। अगर 20-22 आ रहे हैं तो ये पिक है समझो। इससे ज्यादा नहीं आ रहे तो ठीक है उसको रन दो। उसके बाद जो आसान सब्जेक्ट है, समझो मुझे इंग्लिश जाता था तो मैंने इंग्लिश में बहुत कमांड बना ली थी तो उसमें मैं ऑलमोस्ट ये सब्जेक्ट के भी एग्जाम मार्क्स कवर कर लेता था। तो शुरुआत में इक्वल वेटेज दो, उसके बाद अपना प्रेफरेंस बना दो कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा टाइम दो। उसके बाद कॉन्ट को थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल टाइम दो कि पीक आ रहा है बस इतना हो गया है। उसके बाद एट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर फेवरेट सेक्शन? मेरा सेक्शन तो इंग्लिश था क्योंकि मैं एक ही फैकल्टी को फॉलो करता था, विशाल परिहार बोला है मुझे।
तो उनका समझ में आता था। तो उसमें क्या होता था, मैं मॉक देता था तो मुझे अच्छे मार्क्स इंग्लिश में आ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्वांट रीजनिंग में सबके जैसे ही मार्क्स आने वाले हैं मुझे, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे। लेकिन इंग्लिश जो है मेरा 10 या 12 मार्क्स का डिफरेंस बना देगा ये बाकी स्टूडेंट और मुझ में। इसलिए मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग और मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था। उसके बाद डू आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली? डेफिनेटली। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, मतलब एक तो मतलब जो 3 महीने से अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं ना, तब तो इंग्लिश पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। अच्छे से अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। मतलब एक हैबिट बना लो, सुबह उठने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ाई करना, मतलब दिन शुरू नहीं होना चाहिए आपका। ऐसा करो, अगर एडिटोरियल्स हार्ड रहते हैं तो क्रिकेट के रहते हैं, फिर मूवीज के रहते हैं, ये न्यूज़ पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद क्या करो, मतलब एडिटोरियल्स पर ठीक है, बाद में जाओ फिर फाइनेंस वगैरह के सब थोड़े से न्यूज़ पढ़ लो, फिर एडिटोरियल्स पे जाओ। इसकी लैंग्वेज कैसे है, थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, तो इसका मतलब ग्रैब करने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट बना लोगे उसके बाद इजी जाते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से आरसी डेवलप होगा आपका। उसके बाद 10th क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से कितने मॉक टेस्ट देते हैं उससे अच्छा कि कौन से मॉक देते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल लेवल के मॉक दो, अगर बिलो एवरेज हो आप स्टूडेंट, एवरेज हो सिंपल दो, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हाई, ऐसे इंक्रीज करते जाओ। मतलब मैक्सिमम मॉक दो, और मॉक के बाद जो एनालिसिस करते हो ना, तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए ना, क्यों स्किप किए ये समझो, कि जो स्किप किए हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ा टाइम कम कम होते जाएगा। मतलब अगर एक आधा पजल स्किप किया है तो ऑब्वियसली आपको हार्ड लगता है या फिर टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए आपने स्किप कर दिया। तो क्या करो कि ये क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चंस लगाओ एनालिसिस में। उसके बाद अगर 10 मिनट लगते हैं, लगने दो, शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टॉप वॉच, पजल्स में स्टॉप वॉच हमेशा लगा के रखना है। उसके बाद क्या करो, ये 10 मिनट का 5-6 मिनट होने तक ऐसे प्रिपरेशन करते रहो, कि अगले मॉक में आपने वो क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चन इंटरेस्ट से सॉल्व करना चाहिए। ऐसे एनालिसिस करो। तो मॉक, इसको ही मॉक कहते हैं कि अपना मतलब मॉक का भी एनालिसिस करो और खुद का भी एनालिसिस करो। बार ग्राफ, मतलब लाइन ग्राफ बनाओ या बार ग्राफ बनाओ, जो भी आपको बनाना है, आपके सामने स्टिक करके रख दो कि ये मॉक में इम्प्रूव हो रहे हैं। मॉक जितने अलग अलग टाइप के, अगर सिंपल मॉक यूज कर रहे हो तो ये एक मॉक, दूसरी एक मॉक, तीसरे एक मॉक, ऐसे लगा के रखो। तो अपने को पता चल जाएगा कि ठीक है, ये बूस्टअप हो रहे हैं मार्क्स। एक ऐसे मतलब एक कांस्टेंट लाइन आ गई, मतलब स्टेबल हो गए, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं मार्क्स, तो ठीक है दूसरे मॉक्स यूज करो, उसमें थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे आपके मार्क्स, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल। डिमोटिवेट मत हो। मॉक जो कैसे होता है कि हम मॉक देते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कम मार्क्स आए, ऐसे मत हो। इसलिए सिंपल मॉक यूज करो शुरुआत में। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो हार्ड मॉक भी आपको सिंपल लगने लग जाएगी। उसके बाद मॉक कैसे दो, सुबह के टाइम में मॉक दो। मतलब जो एग्जाम के जो स्लॉट्स होते हैं ना, सुबह 8 बजे 9 बजे का एक स्लॉट, उसके बाद 11 बजे का एक स्लॉट, तो 4 बजे एग्जाम दो। 4 बजे का स्लॉट कैसे है, थोड़ा मतलब एनर्जी कम हो जाती है, उसमें उसमें मॉक दो। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये मॉक, और ये बहुत हेल्प करता है जब 3-4 बजे का स्लॉट आता है, तो आप एनर्जेटिक रहते हो। इसके पहले हुआ रहते हैं कभी खाना खा के दो। मतलब कैसे होता है कि हम बहुत खाना खा के जाते हैं तो थोड़ा नींद वगैरह आती है, तो ऐसे ऐसे अवॉइड करो थोड़ा सा। मतलब ये सर्टेन मतलब रैंडम मॉक दो, मतलब कभी खाना खा के दो, कभी मत दो। मतलब खाना खा के मत दो, ऐसे चाय पी के दो, ऐसे ऐसे करो कुछ की। क्योंकि एग्जाम में जब जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि कौन से कंडीशन में रहेंगे हम सुबह से खाना नहीं खाए हुए, ऐसे भी होते हैं। तो मॉक ऐसे थोड़े स्ट्रैटेजी बना के दो। मैं बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन में भी और मॉक में भी स्ट्रैटेजी बनाओ। उसके बाद 11th क्वेश्चन, हाउ डू आई फाइंड अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी? पहले तो एक्यूरेसी पर काम कर लो, मतलब आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टॉपवॉच लगा दो। आधा घंटा पौन घंटा लगे, ठीक है चल जाएगा। मुझे क्या हुआ था, एक पीओ मेंस के क्वेश्चन में 4 hours 48 मिनट लगे थे, मैंने स्टॉप वॉच लगाई थी तभी भी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। लेकिन उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो ये रहता है। तो एक्यूरेसी कैसे बन जाएगी, ये क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पजल सॉल्व करते हैं, 7-8 कंडीशन बनती है, बनने दो। पेन नहीं रुकना चाहिए। सिर्फ पेन रुक गया कि आपके 30 सेकंड 1 मिनट वेस्ट हो गया, तो क्या करो, मतलब प्रैक्टिस कर, मतलब कंटिन्यू, मतलब पजल लगा दे दो, रुको मत। उसके बाद क्या होता है, इससे आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। मतलब पहले 7-8 कंडीशन बन जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, 3-4 कंडीशन पर आ जाओगे, फिर 2 कंडीशन पर आ जाओगे, फिर कभी कभी क्या होगा, एक ही कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, प्रैक्टिस से।
इससे एक्यूरेसी बन गई आपकी। और स्पीड कैसे होगी, जब आपने प्रैक्टिस की 10 मिनट का 7 मिनट हुआ, 7 मिनट का 4 मिनट हुआ, 4 मिनट का 3 मिनट हुआ, बन गई स्पीड आपकी। जैसे जैसे आप क्विजेस दोगे ना, स्पीड बनेगी। क्विजेस दो, फिर मिनी मॉक्स दो, और फिर फुल मॉक दो। ऐसे करो, डायरेक्टली फुल मॉक पर मत जाओ। फुल मॉक दो ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्विजेस दो। क्विजेस से स्पीड बन जाएंगी आपकी। मैथ्स के लिए एक ऐसे एप्स आते हैं, एप्स में मतलब तो उसमें थोड़े कैलकुलेशंस रहते हैं, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये करो। स्क्वायर्स मगअप कर लो, उसके बाद स्क्वायर रूट वगैरह ये मगअप कर लो। 30 तक स्क्वायर्स, मुझे 20-25 तक थे तो मुझे दिक्कत नहीं गई। 20-25 तक भी कर लिया आपने स्क्वायर्स तो भी सफिशिएंट है, लेकिन स्क्वायर्स कर लो, 30 तक कर लो तो आपकी स्पीड बन जाएगी। रीजनिंग में टाइम लगा के, मतलब स्टॉपवॉच लगा के इसमें स्पीड बन जाएगी। इंग्लिश में ऑलमोस्ट मतलब जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, ऐसी मतलब विशाल सर के वीडियोस फॉलो करो आप, मतलब 500 क्वेश्चन की सीरीज होती है, क्विजेस दो। उससे क्या हो जाएगा कि आप जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पढ़ने लगो ना, तो वन अटेम्प्ट में, वन ट्राई में बन जाएगा। तो आपका टाइम बच जाएगा, हार्डली 8-10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्पीड अपने आप बूस्ट हो जाएगी। 30 में से 28-29 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, मतलब बहुत इजीली। आपके पास 2-3 मिनट बच जाएंगे। लेकिन आपका मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन है या फिर उसमें गेस वर्क करना है, तो मतलब ये स्किप कर दो, मतलब स्किप करना है तो ठीक है, और रह जाएंगे, लेकिन 28-29 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। एग्जाम डे उससे पहले दिन की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अपने को। मतलब थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो, गाने वाने सुनो, मतलब टीवी वगैरह देखो, थोड़ा चिल करो। मतलब सेंटर अगर पास में हो तो, अगर सेंटर दूर हो तो पहले ही दिन चले जाओ, उसके प्रीवियस डे वहां पर चले जाओ, थोड़ा सा गाने वाने सुनो, दोस्तों के साथ घुलो मिलो। उसके बाद क्या करो, जो एग्जाम डे हो थोड़ा सा मतलब जल्दी, प्रीवियस डे को नाइट में थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाओ और टहल के आ जाओ कहीं पे। मतलब आपको मतलब एनवायरनमेंट सुटेबल होना चाहिए कि यार सिटी भी सुटेबल है मुझे। 1-2 घंटे में नहीं होता है, लेकिन थोड़ा वो तो एडजस्ट होने में लगता है। एग्जाम सेंटर में 1 घंटा, मतलब जो टाइम दिया होता है 1 घंटा पहले ही दिया होता है, उससे भी 1 घंटा पहले चले जाओ। तो थोड़ा मतलब एग्जाम सेंटर देख लो कैसे क्या है, ये देख लो, मतलब वहां पर बैठ जाओ थोड़ा सा शांति से। तो मतलब कैसे आप एग्जाम के 5 मिनट पहले चले जाओगे, मतलब 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले रहता है, उससे 5 मिनट पहले अगर चले जाओ आप, तो कैसे थोड़ा लाइन में लगो, उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करो, ये हड़बड़ी होती है। उसके बाद एग्जाम में जाने के बाद वही चलो रहता है कि यार डॉक्यूमेंट दे कि नहीं, ये किया कि नहीं बराबर, अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसे मत करो। 1 घंटा पहले चलेगा, थोड़ा रिलैक्स रहो, अच्छे से एग्जाम जाएगा। मतलब अगर हार्ड भी एग्जाम रही ना, तो ये हार्ड सबके लिए है। शांति से लो, अगर हार्ड है तभी सोच लो ये हार्ड एग्जाम है, मेरे कम भी अटेम्प्ट हुए तो सबके कम अटेम्प्ट होने वाले हैं। अगर इजी है, सबके अच्छे अटेम्प्ट है, तो मेरे भी अटेम्प्ट अच्छे हैं, तो उसमें फुल ताकत लगा दो और मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ। ऐसे डरो मत। एक सेक्शन अगर वीक गया है, मतलब कॉन्ट वीक गया है, उसके बाद रीजनिंग है, तो क्या करो, मतलब कॉन्ट हार्ड गया है, उसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग में अपना अच्छा सेक्शन है ना, उसमें बूस्ट कर लो कॉन्ट। ठीक है, 10-15 मार्क्स कम आए इसमें, तो इसमें 4-5 मार्क्स तो भी बूस्ट कर लो। तो डिफरेंस कितना आया, 4 मार्क्स का, 4-5 मार्क्स का। अगर काउंट में 4-5 मार्क्स लैग कर रहे हो तो इसमें कवर कर लो, डिफरेंस जीरो, मतलब सेम आया है, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी बना के जाओ। उसके बाद 13th क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिसाइड टू स्किप और स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस। ओके, ये क्या, ये मेन क्वेश्चन है मेंस में। मेंस में क्या होता है, हर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं रहती है हमें कि ये भी क्वेश्चन लगाना है, ये भी क्वेश्चन लगाना है। सिंपली क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन आए उसको स्किप करो, मतलब अगर नहीं आता हो स्किप करो, स्किप करते जाओ, स्किप करते जाओ। अगर ये क्वेश्चन आ गया कर लो, फिर स्किप करते जाओ, स्किप करते जाओ, ये क्वेश्चन लेकिन जो स्किप कर रहे हो ना, उसमें 1-2 सेकंड गुजार लो। मतलब ये क्वेश्चन एक बार आंखों के नीचे से जाना चाहिए, अपने को पता चलना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन में ये था, ये कर सकता हूँ, नहीं एकदम नहीं कर सकता या फिर कर सकता हूँ, ऐसे थोड़ा टाइम लगा तो स्किप करते जाओ। जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लो। क्या होता है, 10-12 क्वेश्चन भी आ गए आपको मेंस में, काउंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो सफिशियंट है। तो क्या करो, 7-8 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं आपके, और पिछले जो स्किप किए हुए उसमें से 2-3 क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा तो भी चल जाएगा, वो कर लो। ऐसे कर लो, मतलब स्किप करने में ज्यादा टाइम, मतलब बहुत रुको मत, 1-2 सेकंड, 1-2 सेकंड उतना है, सफिशियंट टाइम रहता है अपने पास, क्योंकि 35 क्वेश्चन रहते हैं काउंट में, तो उतने सॉल्व नहीं करते। इंग्लिश में तो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब स्किप करने का काम नहीं पड़ता, सिर्फ आरसी छोड़ के या पैराजम्बल छोड़ के। पैराजम्बल का कैसे रहता है, मतलब हम मैक्सिमम कर लेते हैं, लेकिन मतलब ट्राई करते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं। स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, आरसी भी स्किप कर दो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लो।
उसके बाद वापस से आ जाओ पैराजम्पल पे, पैराजम्पल कर लो, आरसी में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो कर लो। ऐसे ऐसे ये हो गया, मतलब स्किप मत करो ज्यादा। और जनरल अवेयरनेस में इसमें क्या होता है, हम 90% या 92% आ रहे हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं कि यार गेस ठीक है 90% आ रहा है ना, लगा दो तुक्का। ऐसे ऐसे मत करो, तुक्के मत लगाओ। अगर जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, 40 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना आपको, ठीक है सफिशियंट है। अगर हार्ड है ना तो सबके लिए हार्ड है, उनको भी नहीं आने वाले। 20 क्वेश्चन में से अगर 2-3 हार्डली गलत भी हो गए ना, तो तुम्हें 15-16 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है सफिशियंट है। बाकी एग्जाम बाकी ये है उसमें कवर कर लो, मतलब अपना डिस्क्रिप्टिव है उसमें निकाल लो अच्छे से मार्क्स। सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं, मतलब एसबीआई पीओ को कंसिडर किया, तो अगर सेक्शनल कट ऑफ है तो थोड़े से ज्यादा ठीक है, वहां पर 2-3 गेस वर्क कर लिया, अगर सेक्शनल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा गेस वर्क मत करो ऐसे। उसके बाद टॉप 3 मिथ्स अबाउट बैंकिंग एग्जाम। मिथ्स टॉप 3 तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक ऐसा रहता है कि थोड़ा मतलब अगर इंग्लिश वीक हो जो बंदे का, हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से हो, तो उसको इंग्लिश हार्ड जाता है। तो ऐसे मत समझो, मतलब प्रैक्टिस करो। हार्ड सब बहुत जनों को कौन सा ना कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जाता है। किसी की जनरल अवेयरनेस मगअप नहीं होती है, उसके बाद किसी की फॉन्ट में टेबल्स वगैरह मगअप नहीं होते, या स्पीड नहीं बनती है, ऐसे रहते हैं। तो अपनी इंग्लिश वीक है ना, तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, उस सब्जेक्ट पर ज्यादा कंसंट्रेट करो, उसमें न्यूज़पेपर रीड करो, उसके बाद ग्रामर के रूल्स मगअप कर लो, थोड़ा सा स्पीड मतलब प्रैक्टिस करो, तो स्पीड बढ़ने लगेगी आपकी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इजी मॉक टेस्ट दो तो नहीं हो जाएगा। ये एक मिथ होता है कि इंग्लिश नहीं जमती है। और उसके बाद सेकंड कि ये इंग्लिश का पार्ट कि क्या होता है, इंटरव्यू में इंग्लिश या हिंदी दो लैंग्वेज, ये मेन क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स का, कि क्या करे यार इंग्लिश तो आती नहीं, फिर मतलब इंटरव्यू देना है इंग्लिश में तो नहीं होगा, कम मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे मत करो। क्या हुआ, मेरे साथ जो दोस्त थे उनने हिंदी चूज किया था, तो उन्हें 46-47 मार्क्स आए थे। तो डिपेंड करता है हमारा नॉलेज, उनको क्या चेक करना है कि ये ऐसे, मतलब नॉलेज तो चेक करती ही है, लेकिन इसकी मतलब पर्सनालिटी कैसी है, मतलब एंटर होने से एंड, मतलब बाहर जाने तक, इंटरव्यू एंड होने तक, ये सब जज करते हैं। तो उस पर फोकस करो, इंग्लिश लैंग्वेज पर मत फोकस करो, क्योंकि वो पहले ही फॉर्म देते देते हैं, डाटा फॉर्म कि आपको हिंदी चाहिए इंग्लिश चाहिए, हिंदी क्लिक कर लो। ऐसे नहीं है कि इंग्लिश वालों को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ऐसे नहीं है। मुझे मुझे मैंने इंग्लिश प्रिपेयर किया था, मुझे 30 मार्क्स आए थे, और जो हिंदी थे उनको 46-40 मार्क्स आए थे, 47 मार्क्स आए थे। मेरा इंटरव्यू थोड़ा क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे, इसलिए मुझे कम मार्क्स आए थे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये बैरियर नहीं रहता। ये दो मिथ्स ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है ऑनलाइन कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग। मैंने तो ऑनलाइन कोचिंग ली है। क्लासरूम कोचिंग में क्या होता है, क्लासरूम कोचिंग अगर हमारे टाउन में नहीं हुई तो हमें दूसरे इधर जाना पड़ता है, मेट्रो सिटीज वगैरह। वहाँ पर क्या होता है, घर का एक तो खाना वगैरह नहीं मिलता है, फिर उसके लिए घूमो। उसके बाद कुछ मतलब रूम वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो उसमें टाइम बर्बाद हो जाए। टाइम सेव करो, जितना मैक्सिमम टाइम सेव करना है ना। जैसे ऑनलाइन कोचिंग हम घर पे रहते हैं, घर पे खाना टाइम पर मिल जाता है, उसके बाद ज्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हम इधर जाना है उधर जाना है ऐसे कुछ नहीं रहता है, तो डिस्ट्रैक्शन रूम छोड़ने ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। तो अच्छे से मतलब मतलब ऑनलाइन कोचिंग पर ही जाओ। ऐसे वैसे भी ये पैंडेमिक के समय ऑनलाइन कोचिंग के टाइम पर मतलब हेल्प करती है। मतलब ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है, ऐसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है ऐसे मत करो। पैसे इन्वेस्ट करना है मॉक टेस्ट में ही करो, यूट्यूब से पूरा कंटेंट कंसेप्ट क्लियर कर लो, और मॉक टेस्ट में जितना चाहे पैसा लगा दो और मॉक टेस्ट परचेस कर लो। मतलब मेरा तो प्रेफरेंस है ऑनलाइन कोचिंग, मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग से ही किया है। उसके बाद व्हाट वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसे हुआ था मेरा इंटरव्यू, मतलब बाकी बंदों का इंटरव्यू 15-16 मिनट चला था, मेरा इंटरव्यू सिर्फ 4 मिनट चला था। एक्चुअली क्या हुआ था, वो लंच टाइम था, उनको भी थोड़ी जल्दी थी जाने में। तो मैं इंटर हुआ, उनने सीधे मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये क्वेश्चन ही नहीं पूछे, कुछ डायरेक्ट बैंकिंग क्वेश्चन पूछ लिए। बैंकिंग क्वेश्चन पूछे, उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे। क्या हुआ था, मैं एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन हुआ था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं बहुत सारा पढ़ सकूं। तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आए थे, 10-12 क्वेश्चन पूछे थे उनने, उसमें से आधे क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन के गलत आंसर दे दिए थे, 2-3 क्वेश्चन के नहीं आता ऐसे बोल दिए थे मैंने, और उसके बाद बाकी आधे क्वेश्चन के आंसर बराबर बोल दिए थे मैंने। इसलिए मुझे 30 मार्क्स मिले थे। लेकिन मैंने एसबीआई मेंस में इतना मार्जिन बना लिया था कि इंटरव्यू में अगर मुझे 20 भी मार्क्स मिल जाते थे तो भी ठीक था, मुझे 22 मार्क्स का मार्जिन था एसबीआई मेंस में। तो मेंस में ज्यादा मार्क्स कवर करने की सोचो, और इंटरव्यू में भी आ जाते हैं, लेकिन ऊपर से अपने हाथ में नहीं रहता। कभी कभी कैसे, मतलब पिछले बार जीडी हुआ था, कि जीडी में कैसा था, मुझे पता था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे कवर अप करना है, मुझे कैसे स्टार्ट करना
करना है। जीडी हमेशा अगर कोई जीडी में बैठा था तो मैं स्टार्ट कर देता था, तो मुझे पता था कैसे जीडी शुरू करना है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जीडी कैंसिल हो गया, तो मेरा लॉस था हो कि यार 2 सेक्शन में डिवाइड नहीं हो गए, 50 मार्क्स पूरे इंटरव्यू को है। तो इंटरव्यू में क्या हुआ था, मैं जाने के बाद थोड़ा थोड़ा डर गया था, मतलब वो होता है कि ऑटो पायलट मोड में चल जाते हैं हम वहाँ पर। मैंने गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग बोल दिया था उनको। तो ठीक है, तो ऐसे वहाँ के वहाँ डिमोटिवेट मत हो, आपको पता है आपकी गलती हुई है, लेकिन उसके बाद अगर 2-3 क्वेश्चन आपने अच्छे से दे दिए ना, मतलब करेक्ट दे दिए, ठीक है, आप मोटिवेट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन पूछे, आराम से फॉलो करो। उनको कैसे रहता है, कोई भी क्वेश्चन में वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप आंसर दो, लेकिन आप टैकल कैसे करते हो क्वेश्चन को वो देखते हैं। मतलब हड़बड़ाओ मत इधर उधर, मतलब आता नहीं है तो इधर उधर देखे, या फिर कुछ भी बोल ले, गेस वर्क कर ले, ऐसे ऐसे। मतलब उसका आंसर 1 हो और आप बोल दो 54 है, मतलब बहुत गैप हो गया हो, ऐसे मत करो। ठीक है, 1 का 2 हो गया तो वो कंसिडर कर लेगी यार, ठीक है ट्राई तो कर रहा है, मतलब ये गेस कर रहा है थोड़ा कुछ, ऐसे ऐसे करो। उसके बाद 17 क्वेश्चन इज इंटरव्यू हाईली टेक्निकल, कुछ भी नहीं होता है हाईली टेक्निकल। मतलब 14-15 मिनट्स हुआ तो पर्सनल पे भी जाता है। ऐसे 5-6 मेंबर्स रहते हैं, तो हर एक के पास एक रोल होता है कि आप पर्सनल पूछो, आप टेक्निकल टेक्निकल तो नहीं रहता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह या फिर कौन से भी इंजीनियर हो, तो थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आईसी इंजन कैसे वर्क करता है, ऐसे कंप्रेसर क्या होता है, ऐसे ये क्वेश्चन है, तो ये थोड़े पढ़ के जाओ, ठीक है। मतलब अगर आपके पास टाइम है, नॉन वर्किंग हो, तो ठीक है, हो जाता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे ऊपर ऊपर के, मतलब जो मेन चीजें वो पढ़ लो। 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ऐसे ऐसे करना, ये क्वेश्चंस पढ़ लो। ये अगर इंजीनियर्स हो तो इसमें जाता है, बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स हो तो बैलेंस शीट्स वगैरह ये पूछते हैं, ठीक है। ये कैसे हमें बीकॉम में मतलब पढ़ लेते हैं तो ये जनरली आ जाता है, थोड़ा तो ध्यान रहता ही है, और रिवाइज करने के बाद आ जाता है। उसके बाद पर्सनली जाते हैं ज्यादा ज्यादा, मतलब आपने इसके पहले एग्जाम दिए थे तो ऐसे एक दो उसके क्वेश्चन पूछ देंगे। वर्किंग में मैंने जैसे एसबीआई क्लर्क वर्किंग था, तो उन्होंने मुझे एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन पूछ देते, मतलब योनो पे वर्किंग था तो मुझे योनो के लिए पूछ देते। ये क्वेश्चन मुझे पता थे, जो मैं रिसेंटली वर्किंग था ना, ये पता थे क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रहा था, तो पता होने चाहिए मुझे, तो उसके आंसर दे दिए थे। लेकिन जो करंट अफेयर थे उसके लिए टाइम नहीं मिला था मुझे उस इंटरव्यू के 15-20 दिन में, तो वो नहीं आए थे मुझे। तो फोकस करो कि जो वर्किंग है, आप अगर टीसीएस में हो तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपको, क्या आईटी सेक्टर में से पूछ लेंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहो। उसके बाद हाउ डज द बैंक पीओ अफेक्ट द लाइव्स ऑफ जनरल पब्लिक। बैंक पीओ का कैसे रहता है, अगर क्लरिकल में एक आधा काम नहीं भी कर दिया ना, तो हम वो काम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास तो अथॉरिटी रहती है कि यार एक एक बंदा है डिफिकल्टी में है, थोड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो हम उसका काम कर सकते हैं। मतलब कुछ किसी को होल्ड रहता है अकाउंट पे और उसको पैसे की जरूरत है, तो थोड़ा ट्राई करो, अपने पास जो अथॉरिटीज है उसका इस्तेमाल करो, उसका होल्ड रिमूव करो, उसको हेल्प कर दो। ऐसे ऐसे थोड़ा मतलब इफेक्ट करता है। उसके बाद कैसे हो, मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रही ना काम, तो हम एक का गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं, ऐसा मत करो। ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम कि एक बंदा आ जाता है अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम उस पर गुस्सा नहीं निकालते और दूसरा जो उसके बाद बंदा आता है उस पर गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसा मत करो, मतलब ऐसा होता है, लगने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्राई करो। उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन टाइम। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट मेरा मतलब बैड मोमेंट था वो, लेकिन उसने बहुत सिखा के गया था मुझे। आरबीआई असिस्टेंट मेंस में निकली थी, वो लॉकडाउन के टाइम में मेरा ड्रीम बन गया था, तो रह गया। मतलब वो रह गया। उसके बाद मुझे मुझे पता चला कि मेरे लोग कौन है। तो फेल्योर होने के बाद कुछ लोग आए मुझे बोले यार ये पढ़ाई नहीं की होगी, ऐसे नहीं की होगी, लेकिन मेरे दोस्त आया, मेरे दोस्त ने समझा के बोला कि यार ऐसे नहीं, ये नहीं तो ठीक है दूसरे एग्जाम निकल जाएगी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, तो मतलब ये चीजें मुझे पता चली कि अपने कौन है, मतलब पास में, मतलब सक्सेस से पहले भी कौन थे, अभी भी वो साथ में है। ये इंटरेस्टिंग थिंग थी मेरे इसमें। So these were all the questions. If you have such more questions, please mention them in the comment section below. And for such more videos, do subscribe this channel and don't forget to hit the like button. Thank you so much.